इसमें ना कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, ये ना कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ प्लीज ध्यान दो यहाँ पर। चलो देखो इसको कैसे बनाएंगे। हमको प्रूव करना है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमको क्वेश्चन में गिवन ये है, अगर ये एक ट्रेपेजियम है तो इसके नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हो गए, ये और ये वाला, इसको नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं। और ये साइड्स कौन से, इसको क्या बोलोगे आप, पैरेलल साइड। पैरेलल, यस सर। इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट है। अगर मैं इसको नेम दे दूं ए बी सी और डी, तो आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी ये आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसके एडी और बीसी जो साइड्स हैं वो इक्वल दिया है, नॉन पैरेलल साइड्स आपको इक्वल दिया हुआ, करेक्ट है। नाउ इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि हमको इसके अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, मैंने ना ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है, दो लाइन, ये बेटा एग्जैक्ट डी से मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर ढंग से ड्रॉ हो नहीं पाया, और ये भी एग्जैक्ट मैंने सी से नीचे ड्रॉ किया है। तो इमेजिन कर लोगे, है ना, ये मैंने सी, ये डी से मैंने लाइन बनाई है और ये मैंने सी से लाइन बनाई है। और ये लाइन कैसी बनाई है, परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। कैसी लाइन बनाई है, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं इसको दे दूं नाम ई और इसको मैं दे दूं एफ, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। तो एक एक करके अपन लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। और आपको गिवन है, आपको दिया है ए बी सी डी और AD equals to BC। ABCD इज अ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, जिसमें कि हमको ये दिया है AD must be equal to BC। AD must be equal to BC, it is given to you, correct है। Now what we have to prove, ABCD is a cyclic quadrant। ABCD is a cyclic quadrant, मतलब trapezium। cyclic, ABCD is a cyclic quadrilateral है, yes sir, है ना। ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूव करना है। ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। नाउ अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, यही लिख दूं, आपको विजिबल है ये, नहीं दिखेगा आपको, चलो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। नाउ कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने किया हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन को मैं लिख लेता हूँ, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB। पहले बताओ ये आया समझ में, हम DE ड्रॉ कर रहे हैं AB के परपेंडिकुलर, ठीक है। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड ड्रॉ CF अगेन परपेंडिकुलर टू AB। बोलो करेक्ट है, कंस्ट्रक्शन आया समझ में। यानी कि क्या ये एंगल को मैं 90 डिग्री बोल सकता हूँ, Yes sir। 90 डिग्री बोल सकते हैं। अब मुझे अब ध्यान से देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब सॉल्यूशन, अब इन ट्रायंगल दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन। स्टार मार्क क्वेश्चन यानी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। चलो देखो, पहला ADE ट्रायंगल लिया हूं मैंने, एंड ट्रायंगल BCF, ये दोनों अगर ट्रायंगल लेते हैं, अब ध्यान से देखो, क्या RHS क्राइटेरिया लगता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? yes sir, One side is missing। कैसे वन साइड इज मिसिंग ना। अब इसमें तुम्हारा Move the rectangle लड़की बोल, because right angle hypotenuse and one side is missing। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बिना, सुनो। अब यहाँ ना तुम्हारा बेसिक वीक है, नहीं तो तुमको वो एक साइड जो मिसिंग दिख रहा था ना, वो तुमको दिख जाता। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये देखो, ये तुम लोग रूम में बैठे हो, है ना, आप लोग भी ऑनलाइन वाले इमेजिन करो, आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक है। मैं इस कमरे की ये सीलिंग से हाइट पूछूंगा आपको, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो या उस कॉर्नर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, बात एक ही है, हाइट yes sir, Yes। ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू कि जो DC है वो AB के पैरेलल है, राइट और नॉट।
Yes, sir. AB के पैरेलल है, तो चाहे तुम D से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, चाहे तुम C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये दोनों लेंथ हाइट ही बताएगा ट्रेपीजियम की, और वो दोनों लाइन Yes. आएगी। यानी कि अगर आपने DE ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर टू AB और CF ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर टू AB, तो दोनों ही तो ट्रेपीजियम की हाइट बता रहा है। बोलो राइट और नॉट? तो क्या मैं इससे ये कंक्लूजन दे सकता हूँ कि भाई जो DE और जो CF होगा वो इक्वल होगा? बोलो करेक्ट है? तो आया सर में क्या बताना चाह रहा था मैं, यानी कि चाहे तुम D Yes, sir. लाइन लो चाहे तुम CF लाइन लो, दोनों इक्वल हैं। करेक्ट है? क्योंकि ट्रेपीजियम की वो पैरेलल साइड्स हैं और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। इसके लिए हम कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखने वाले हैं। अब देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पर दोनों, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में रीजन लिखते हैं वैसे ही लिख के मैं खत्म कर दूंगा। चलो सबसे पहले बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल लिया है तो हम बता सकते हैं DA मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? CB। इट इज गिवन। करेक्ट है? Yes. DA जो है वो CB के इक्वल है। डायग्राम में देखते रहो ध्यान से। इट इज गिवन। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसको एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 दे दूं, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। बोलो करेक्ट है? ये बोल Yes. सकते हैं। और उसके बाद मैं ये बोल देता हूं कि भाई जो DE है डेट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? CF, है ना? परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसा लिख देते हैं उसको। एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द टू पैरेलल साइड्स। लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes. परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द टू पैरेलल साइड्स। अगर दो पैरेलल साइड्स के बीच में तुम परपेंडिकुलर लाइंस बनाओगे तो उसका डिस्टेंस तो सेम ही आने वाला है। तो मैंने लिख दिया वहां पर DE इज इक्वल टू CF। करेक्ट है? एवरीवन गॉट इट ना? क्या बताया मैंने ये गर्ल साइड में? परपेंडिकुलर लाइंस के बजाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो लिख सकते हाँ लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट आया समझ में कैसे बताया मैंने उसको? तो अब तुम एक चीज बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया? तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। ये एंगल 90 डिग्री ईच है और DE इज इक्वल टू क्या हो गया? CF। तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF BCF HS। by RHS rule. आया क्या समझ में? क्लियर है? Yes. एक बार कॉन्ग्रुएंट, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट किया क्यों मैंने, है ना? So to prove angle A is equals to B, then B plus C 180 adjacent angle of trapezium. Then in place of B we can write A. नहीं गलत है ना? समझो, समझो। अब देखो, अगर एक बार मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल मैं CPCD से इक्वल बता सकता हूं? ठीक। तो ये देखो, ये एंगल 3 ले लिया, इसको एंगल 4 ले लिया, तो क्या मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCD बोल सकता हूं? क्या ना दिख रहा है? Yes, sir. Clear में देखना, हाँ. दिख रही है ना? हाँ. तो मैं बोल सकता हूं एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCD। क्लियर है? और सेम वैसे ही मैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी बोल सकता हूं बाय CPCD। Yes. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. श्योर? No, sir. अब मुझे तुम Yes, बताओ sir. एक चीज, है ना? अब यहाँ पर तुम बताओ, अब देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या ये भी एंगल 90 डिग्री होगा? Yes. Yes, sir. और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। बोलो करेक्ट है? Yes. Yes. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या ये भी एंगल 90 डिग्री होगा? Yes. Yes, sir. 90 डिग्री कैसे आ गया सर? अरे सीधी बात है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये 90 डिग्री है, तो अगर तो वो अपन भी 90 डिग्री होगा. Point. लगाएंगे तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है? तो एक काम करो, यहाँ तक आप लोग पहले नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते। यहाँ तक डन ऑल ऑफ यू ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे आप करेंगे क्या? अब मुझे एक चीज बताओ यार, यहाँ समझो,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, करेक्ट है, बाय सिंप्लिसिटी यहां पर आपने लिखा है। तो एक चीज बताओ, अगर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल एंगल है, तो दोनों एंगल में अगर मैं 90 डिग्री प्लस कर दूं तब भी दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सीधी सी बात है। मैं अगर आपको बोलूं 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, और दोनों में 90 ऐड कर दो, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110। तो 110 मस्ट बी इक्वल टू 110 रहेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। वैसे अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है और दोनों में मैं 90 डिग्री ऐड कर दूं, तो ये टोटल एंगल दैट इज एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव हो जाएगा। बोलो राइट और नॉट? फिर से बताओ, समझो इसको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। मैं ये बोल रहा हूँ अगर एंगल 3 में 90 डिग्री ऐड कर दें तो एंगल 3 प्लस 90 विल बिकम एंगल डी, बोलो करेक्ट है, और एंगल 4 प्लस 90 विल बिकम एंगल सी, करेक्ट है। तो क्या मैं यहां से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, देखो चेक करो, चेक करो। Yes, sir. Correct. And we have already proved angle A is equals to B. नहीं अभी प्रूव नहीं हुआ है, हाँ वो तो कर लिया है अभी। तो CPCT से हो गया ना। Sir, वो तो CPCT से हो गया ना, एंगल A is equal to एंगल B। अरे तो वो थोड़ी ना दिखाना था, क्वेश्चन में अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना है। प्लीज 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 देखो अभी यहाँ पर, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी हमने बताया था? करेक्ट है। तो मैथमेटिक्स में सेम चीज दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, बोलो करेक्ट है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं एडिंग 90 डिग्री टू बोथ साइड, बोथ साइड। अगर दोनों साइड 90 डिग्री का एडिशन कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस 90, बोलो करेक्ट है। अब यहां देखो एंगल 3 प्लस 90 विल बिकम एंगल डी, बोलो करेक्ट है। तो एंगल 3 प्लस 90 विल बिकम एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस 90 विल बिकम एंगल सी, बोलो करेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो यहां से हमने लेके आ गया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, बोलो करेक्ट है। और मैं एक रिजल्ट और लिख दे रहा हूं वापिस से, हमने यहाँ लास्ट में एक चीज बताया था कि एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? बी फ्रॉम अबव, है ना, एंगल बी हमने लिखा था फ्रॉम अबव, है ना। मैं वापस से लिख दिया, अब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम अबव। अब ध्यान से देखो यार, मैं क्या करने वाला हूं ना, इस ट्रेपीजियम में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ट्रेपीजियम में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 360। करेक्ट है। और रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम place D with A, D with C, then this is so. अब मुझे एक चीज बताओ, हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चीजें इक्वल बता चुकी हैं, उसी का हेल्प लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो पूरा फोकस ना डायग्राम में रखना, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एंगल बी और एंगल डी का सम 180 बताओ। 180 है। एंगल बी और एंगल डी, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या चाहूंगा कि भाई यहाँ पर ये जो 4 एंगल है, यहाँ सिर्फ 2 एंगल दिखे मुझे, क्या? बी और डी। तो आप चेक करो, क्या मैं एंगल ए को एंगल बी लिख सकता हूं? क्योंकि यहाँ पर बोल चुके हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बोलो करेक्ट है। और यहाँ पर एंगल सी को क्या मैं एंगल डी बोल सकता हूँ? हमने ऑलरेडी बताया है कि एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, बोलो करेक्ट है। तो अब तुम मुझे बताओ एंगल बी प्लस एंगल बी विल बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी मस्ट बी 360। तो कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये आ जाएगा आपका 360 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 180। तो यहाँ फाइनली आया कि एंगल बी प्लस एंगल डी का जो सम है ये कितना आ रहा है? 180। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? और ये प्रूव करना था हमको, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज साइक्लिक। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सिमिलरली
अब आप एक चेक करो, अगर मैं एंगल बी और एंगल डी का सम 180 बता चुका हूं, तो सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी का भी सम 180 बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। आया ना समझ में? तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। आया समझ में? Yes. तो अप्रोक्सीमेटली 2 पेज का गया होगा ये क्वेश्चन, लगभग 2 पेज का डायग्राम के साथ 2 पेज का आया। तो देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबको समझ में आया? ऑनलाइन जितने अटेंड कर रहे हैं सबको आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, डाउन बेटा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली है, इस लाइन को बस अच्छे से पढ़ो। 2 लाइन सेगमेंट ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at point AD and PQ respectively. Now this is very important. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे से। ये whenever 2 lines intersect each other ना, vertically opposite angle हमेशा इक्वल होते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मैंने हाईलाइट किया है आपको, यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर 2 लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब पहले ना इसको डायग्राम में देखो जरा, देखो डायग्राम में देखो कहां दिख रहा है आपको ये लाइन ABD। तो देखो ABD ये एक लाइन दिख रही है आपको, और दूसरी लाइन क्या दिया है, PBQ। तो ये PBQ, तो ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो तुम मुझे बताओ क्या उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे? यानी कि क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए? Yes. क्योंकि देखो ना ABD ये एक लाइन है और PBQ ये एक लाइन है, तो अगर ये दोनों लाइन है तो 100% ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? और यहीं से ये क्वेश्चन बड़े इजी तौर पे बन जाएगा, ये देखना बस आना चाहिए। अब चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में गिवन। आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, तो डायग्राम मत बनाना। तो देखो क्या गिवन दिया है, हमको गिवन दिया है कि ABD एंड PBQ are lines. PBQ आर लाइंस। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्योंकि और कुछ ऐसे लिखने के लिए खास है नहीं। तो ये दोनों लाइंस आपको दी हुई है, करेक्ट है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, Angle ACP is equals to QCD. एंगल ACP is equal to एंगल QCD, करेक्ट है। ये देखो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ये हमको शो करना है, करेक्ट है। कैसे शो करेंगे, एक एक करके देखो। सबसे पहले ना ध्यान दो, एंगल इन अ सेम सेगमेंट वाले कंसेप्ट से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए क्या है। चलो देखो अब यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूं एंगल की, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2, लेट इट बी एंगल 3 और लेट इट बी एंगल 4, करेक्ट है। नाउ ध्यान दो, तुम लोग मुझे बताओ किंका नहीं बनाया, जस्ट रेज योर हैंड जिससे नहीं बनाया क्वेश्चन, नहीं बनाया, ठीक है। तो आप लोग मुझे, चलो ठीक है, आप ही लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम मुझे ये बताओ एंगल 1 और एंगल 2 ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्या एंगल 1 और एंगल 2 को आप इक्वल बोल सकते हो? Yes, sir. बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल 1 बना है ये कौन से आर्क से बना है, क्या ये AP बना है? चेक करो, ये A से P ये वाला एंगल बना, और वैसे एंगल 2 को देखोगे तो ये भी A और P से मिलकर के बन रहा है, करेक्ट है। ध्यान से देखो भाई, ये देखो ये एंगल भी A और P से मिलके बन रहा है और ये एंगल भी आपका A और P से मिलके बन रहा है, करेक्ट है। Yes. और अगर दोनों एंगल A और P आर्क से मिलके बन रहे हैं तो दोनों एंगल सेम होंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ये थ्योरम है जो हमने पढ़ा हुआ है, करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, हाँ सेम सेगमेंट, then
equals to 4 also. नाउ इसके बाद क्या आप लोग मुझे बताओ डायग्राम देख के, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो क्या ये भी लिख सकते हैं एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3? जस्ट अभी मैंने बताया क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल 2 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में यार? Yes, sir. आया समझ में? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे आपने एंगल 1 और एंगल 2 को ऑब्जर्व किया था, सेम वैसे ही आप एंगल 3 और एंगल 4 को ऑब्जर्व करो। अगर आप एंगल 3 और एंगल 4 को ऑब्जर्व करोगे तो देखो ध्यान से, क्या वो दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट फिर से नजर आ रहे हैं? Yes, Check करोगे। sir. देखो ये एंगल डी और क्यू से मिलके बन रहा है, ये देखो ये एंगल डी और क्यू से मिलके बन रहा है। सिमिलरली एंगल 4 भी डी और क्यू से मिलके बन रहा है। बोलो करेक्ट है? तो Correct. एंगल इन सेम सेगमेंट बोल सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल 4। इसको भी एंगल इन अ सेम सेगमेंट। Segment. सबको एक साथ लिखते हैं। हाँ, अब आप ध्यान से देखो, ये जो तीन इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी ना, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और इसको इक्वेशन 3 बोल दूं, तो तीनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो हमने ऑलरेडी चारों एंगल को इक्वल बता चुका है। 1 2 3 4 ये जो चारों एंगल है ये हमने ऑलरेडी तीनों इक्वेशन से इक्वल बता चुका है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, देखो यहां पर समझो। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो अगर मान लो मैं एंगल 1 को 30 डिग्री ले लूं एग्जांपल के तौर पे, अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो क्या एंगल 2 भी 30 डिग्री है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट। बोलो करेक्ट है? और अगर एंगल 2 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी 30 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर एंगल 3 30 है तो क्या एंगल 4 भी 30 डिग्री हो गया, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो ध्यान से देखो ना यार, 1 2 3 4 सारे ही एंगल इक्वल हो गए, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। आ रहा है क्या समझ में? तो क्या अब यहां से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 1, 2, and 3. we can say कि कि भाई एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, दैट इज नथिंग बट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, हेंस प्रूव्ड। बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन बस बोला ना डायग्राम देख के कई स्टूडेंट डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना हार्ड, जबकि है कुछ भी नहीं उसमें। आ रहा है कि समझ में क्या बताया? क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन वाले क्लियर है बेटा? Yes, yes, sir. Again exam point of view से this is one of the most important question। अक्सर टीचर्स इसको एग्जाम में देते हैं क्योंकि एक तो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है नहीं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये मिल सकता है और कई टीचर्स 3 मार्क्स का भी इसको दे देते हैं, ठीक है ना? तो एग्जाम में कैसे भी कितना भी मार्क्स का आए, लिखने का पैटर्न आपका यही रहेगा, गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना, सॉल्यूशन में अच्छे से स्टेटमेंट लिख के प्रूव कर देना, ठीक है ना? चलो नोट Yes. ऐसे ही बनाए थे। अच्छा ये 30 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? वैसे तो डायग्राम बनाना ही मत, आपको डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। फिर एग्जाम में नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों बनाओगे इतना हार्ड डायग्राम? अच्छा हाँ, एक मिनट सुनो बेटा प्लीज। अगर एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो ये एंगल 1 2 3 4 आप नहीं लिख पाओगे, तो इसके जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? आप एंगल के नाम लिखने पड़ेंगे, तो है ना? नहीं डिफिकल्ट नहीं, नाम लिखना आसान है। अच्छा देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मत लिखना क्योंकि आपको मैंने डायग्राम बनाने के लिए मना किया था। तो बताओ एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल ACP मस्ट बी इक्वल टू, एंगल 2 को क्या लिख पाओगे? ABP। और बताओ वैसे एंगल 2 को लिखेंगे ABP मस्ट बी इक्वल टू, एंगल 3 को क्या लिखोगे? DBQ लिख दे, DBQ। और एंगल 3 को
DBQ must be equal to एंगल 4 को DCQ जी। ना बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 डालोगे तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो। नाउ इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ट्रायंगल को एज अ डायमीटर लेके हमने सर्कल बनाया है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक। तो मैं इस ट्रायंगल की पहले नेमिंग दे देता हूं। सपोज कर लो ये A है, ये B है और ये क्या है, C। तो अगर AB आपका डायमीटर है, कौन से सर्कल का डायमीटर है, ये फर्स्ट वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो AB है। सेकेंड वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है आपका, AC है। तो एक ट्रायंगल के दो साइड को एज अ डायमीटर लेके हमने दो सर्कल ड्रॉ किया है। फर्स्ट सर्कल का डायमीटर AB है, सेकंड सर्कल का डायमीटर AC है। फिर से रीड कर रहा हूं, देखो। इफ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, करेक्ट है, ये हमने बना दिया। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो हमको ये प्रूव करना है कि इस सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस सर्कल की दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो A और दूसरा क्या, A B C D ले लेते हैं, एक क्या D। तो हमको प्रूव ये करना है कि इस ट्रायंगल का ये जो थर्ड साइड है, अदिति ध्यान देना, जब से आई है ना नॉन स्टॉप में तुमको देख रहा हूं बार बार कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है क्लास में। कहाँ ध्यान है बेटा, कॉपी में देख रहे थे, देखना सामने देखो। अच्छा, हमको ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है ना, ये थर्ड साइड D पॉइंट से ही पास करता हुआ जाना चाहिए, ना ही इसके ऊपर से जाएगा ना ही इसके नीचे से जाएगा। ये हमको प्रूव करना है। पहले बताओ ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ, क्योंकि 90% मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि बोल क्या रहा है। फिर से रीड करो। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ट्रायंगल के थर्ड साइड में लाई करता है, ये आपको प्रूव करना है। तो कर ही रहा है सर। अरे वो तो मैं बनाया हूं, है ना, वो तो मैं बनाया हूं तो आपको दिख रहा है, वैसा नहीं बनाया होता तो नहीं दिखता। यानी आपको ये बोला है बेटा कि प्रूव करो जो D पॉइंट है, पॉइंट D जो है वो BC लाइन में लाई करेगा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए बताओ क्वेश्चन आया समझ में। Yes, sir. अगर ट्रायंगल है ABC और उसमें AB डायमीटर है एक सर्कल का, AC डायमीटर है दूसरे सर्कल का, तो जो D पॉइंट है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड में लाई करना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। और D पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। दोनों सर्कल का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D, और वो थर्ड साइड में ही आना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, इसको ना नॉर्मली नहीं कर पाओगे, हाँ नॉर्मली नहीं प्रूफ कर पाओगे, इसको थोड़ा सा अलग टाइप से हमको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी हमेशा जैसे अपन प्रूफ करते हैं ना, उस टाइप का प्रूफ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप से करना पड़ेगा। देखो अगर मुझे ये प्रूफ करना है ना कि ये D पॉइंट इस BC लाइन में ही लाई करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि BC लाइन को लाइन प्रूफ करना पड़ेगा, BC लाइन को लाइन प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, लाइन को लाइन कैसे बताएंगे, 180 डिग्री बताने। अगर मैं बोलूंगा कि एक लाइन है और मैं बोलूंगा इस लाइन को लाइन प्रूफ करो, तो ये लाइन तभी कहलाएगी जब इसका टोटल एंगल ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसा बता दूं तो ये कर्व हो जाएगा। बोलो करेक्ट है ना। लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट कैसे प्रूफ करते हैं, उसका टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको एक कर्व बोल देंगे अपन। बोलो करेक्ट है ना, यहाँ तक आया। तो अगर मुझे ये बताना है कि D पॉइंट जो है वो BC लाइन में ही लाई करता है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो BC है वो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर वो D से पास होता हुआ गया तो। और अगर D के अलावा कहीं से भी पास होता हुआ जाएगा तो वो लाइन नहीं, वो कर्व बन जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इसमें ना अब हमको पॉसिबल केसेस लेने पड़े। तो देखो दो और पॉसिबल केसेस हो सकता है। मान लो अगर ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर D से पास होते हुए नहीं जाती तो कहां से जाती, हो सकता है उसके ऊपर से जाती, यहां से जाती। बोलो करेक्ट है। Yes. और अगर ये लाइन ऊपर से जाती,
ठीक है, तो बताओ डायग्राम कैसा बनता, कुछ डायग्राम ऐसा बनता। बोलो करेक्ट है, क्योंकि भाई ए बी और ए सी ये डायमीटर फिक्स है, वो बदल सकते हैं क्या? वो तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि ए बी और ए सी डायमीटर है, वो फिक्स रहेंगे। तो देखो अगर ये लाइन, एक मिनट यार एरो से बताता हूं, ये दिखता नहीं है इसमें। अगर ये लाइन, ये लाइन जो है थर्ड साइड डी पे नहीं लाई करती, तो हो सकता है ये ऊपर से जाती। ऊपर से कहां जाती? मैंने यहां पर एक कोई पॉइंट ले लिया तो ये कुछ ऐसा बन जाता। बोलो करेक्ट है। और ये भी हो सकता है कि भाई डी के नीचे से पास होती, तो अगर डी के नीचे से पास होगी तो कैसे बनेगी? यहां ले ले, तो ये कुछ ऐसा बन जाता। बोलो करेक्ट है। अब मुझे देखो ये डायग्राम ना देख करके समझ में आ जा रहा है कि भाई एक तो अगर ऊपर से लाई करेगी तो ट्रायंगल बनता नजर नहीं आ रहा है आपको, और अगर नीचे से भी आएगा तो ट्रायंगल बनता नजर नहीं आ रहा है। और मैं बताऊं बेटा, ये तुम्हारे इजी होने, ये तुमको इजी लगे इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, अदरवाइज इसका जो एक्चुअल डायग्राम है जो मुझे बनाना चाहिए था वो कुछ ऐसा बनाना चाहिए था कि अगर मैं बोल रहा हूं ऊपर से जाए तो जस्ट उसके हल्के से ऊपर से जाए। ये ऐसा आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. और अगर नीचे से जाए तो जस्ट उसके हल्के से नीचे से जाए। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, लेकिन आपको समझ में आए करके मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे बना दिया है। बोलो करेक्ट है, यहां तक आया समझ में? नाउ Yes. अब कैसे प्रूफ करेंगे? हमारे पास तीन पॉसिबल केसेस हैं, या तो उसके ऊपर से जा सकता है, या तो उसके नीचे से जा सकता है। तो अब देखो सीधी सीधी बात है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, है ना? अब हमको ये बताना है कि भाई ये जो डी पॉइंट है ये इस यहीं से लाई करेगा, ना ही ये ऊपर से जाएगा ना ही ये नीचे से जाएगा। यानी जो ट्रायंगल की लाइन है वो डी पॉइंट से ही होते हुए जानी चाहिए, ना ही ऊपर से जाएगी ना ही नीचे से जाएगी। अब ये कैसे प्रूफ करोगे? तो यार ये बिल्कुल आसान है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपने एक थ्योरम पढ़ा है, अब एक चीज बताओ, अगर ये पॉइंट, ये डी पॉइंट ये ऊपर से जाता, अगर मैं इस पॉइंट को डी डैश बोल दूं, तो अब तुम मुझे ये बताओ ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? क्या ये 180 डिग्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं बोल सकते ना बेटा, आपको प्रूफ करना है। वो डी 180 डिग्री नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? एनी वन ऑफ, चलिए देखो, क्या ये डी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है? क्या ये डी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो इसका अगर आपको एंगल निकालने बोले तो इसका एंगल कैसे निकाल पाओगे? देखो अगर मुझे जो भी ये माइक से नॉइज आ रही है भाई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये एंगल कैसे निकलेगा? या आर्बिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एंगल आप बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा? एनी वन ऑफ यू? ये 90 से कम हो जाएगा। 90 देखो यानी कि अंदर वाला एंगल, इनसाइड वाला एंगल, अगर मैं एक सर्कल का निकालूं तो, ठीक, प्लीज ध्यान दो। ये देखो मैं आपको साइड में बता देता हूं पहले, वो ज्यादा बेटर है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रही चीजें। देखो ये सर्कल है और ये क्या है? सर्कल का डायमीटर। लेट इट बी ए और लेट इट बी बी। बोलो करेक्ट है। नाउ हमने ये पढ़ा था, एक सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लो आप, एक सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर ले लो, लेट इट बी पॉइंट टी, और अगर आप इसका ए और बी से एंगल निकालोगे तो ये एंगल कितना निकलेगा? 90 डिग्री। इसी को हमने पढ़ा था एंगल इन अ सेमी सर्कल, पढ़ा था आपने। अगर ए बी डायमीटर है, थ्योरम प्रूफ किया है बेटा ये हमने। अगर ए बी आपका डायमीटर है और उस सेमी सर्कल में कहीं पर भी एक पॉइंट टी ले लो, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा कैसा बनता है? 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है। अब मान लो ये पॉइंट को मैं नीचे साइड ले लूं, इस पॉइंट को यहां मैं नीचे साइड ले लूं, तो एंगल कम होगा कि एंगल बढ़ेगा यार? एंगल कम होगा कि एंगल बढ़ेगा? देखो दो चीज बता रहा हूं, एक तो मैं अंदर ले और एक मैं बाहर ले लिया। हाँ, वाला और कम हो। No, it will be more. अगर हम दूर ले जाएंगे पॉइंट को तो एंगल कम हो जाएगा, अगर हम दूर ले जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पास लेके आएंगे तो एंगल बढ़ेगा। और वो सीधा सीधा तुम ऐसा समझ सकते हो कि देखो यार,
अगर मैं पास ले जाते कहां गया ये, कहां गया, हाँ ये, अगर मैं पास ले जाते बिल्कुल सेंटर पे आ जाऊं तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा। पास लेके जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, और दूर लेके जा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, कम कम। तो ये आया समझ में, है ना। ये पॉइंट को देखो ना ध्यान से, इस पॉइंट को पास ले जाते जाओगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, और इसको दूर ले जाते जाओगे तो एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा और कम हो जाएगा। बोलो करेक्ट है। तो सेम चीज यहां हो रही है। अब आप एक चीज देखो, पहले हमने ये पॉइंट को पास लेके गए, अगर पास लेके जाएंगे तो ये एंगल जो आएगा, ये एंगल क्या आएगा, 180 ज्यादा आएगा, ये एंगल क्या आएगा, 90 से ज्यादा आएगा। और अगर यहां पर ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 से कम आ जाएगा। बोलो करेक्ट है, आया ना सर में। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो डी पॉइंट है और ये जो बीसी लाइन है वो डी पॉइंट से ही जाना चाहिए। तो डी पॉइंट बीसी पे तभी लाई करेगा जब बीसी का टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। डिग्री। सारी कथा बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। आप इस क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो देखो मैं बता रहा हूं। आप पहले यहां पर ये देख लो, सॉल्यूशन में डायरेक्ट बताता हूं। पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉइंट डी लाइज, ये पॉइंट डी है ना, लेट द पॉइंट डी लाइज above Like in third side. above BC। देखो समझो, लेट द पॉइंट डी लाइज अबव बीसी। अगर डी पॉइंट बीसी के ऊपर में लाई कर रहा है तो इसको मैं बोल दे रहा हूं D1, इसको मैं क्या दे दिया, D1। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या इसका टोटल एंगल 180 डिग्री रहेगा, नहीं रह सकता, आ ही नहीं सकता 180। तो उसको ना आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर डायरेक्ट लिख देना, सो द टोटल एंगल will be more than 180. that is angle D1 अरे यार उल्टा लिख दिया, गलत हो गया, B D1C D1C, that is D1C greater than 180 डिग्री। बोलो राइट और नॉट। ये देखो, ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। देखो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन को सब पकड़ के उठा दोगे तो टोटल एंगल जो है वो 180 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोलो करेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं, सर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BD1C। सामने देखते रहो भाई। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको आप समझाना ना हार्ड है, कंसेप्चुअली इट इज थोड़ा सा टफ है, समझो इसको। क्या तुम समझ गए होगे अभी तक ना। तो D ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, सो BC will not pass from D1 point D1। बोलो करेक्ट है। नाउ second so let us assume, so let BC will pass from D2 just below point D, that is point D2। इसको मैं D2 ले लूं, जस्ट जस्ट बिलो का मतलब इससे जस्ट नीचे। ये हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना नीचे बना दिया है ना, तो D2। अब तुम बताओ, अगर जस्ट नीचे अगर लाई करेगा तो ये जो एंगल होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से पकड़ के खींच दो, रबड़ बैंड समझ लो, एक रबड़ बैंड को से पकड़ के से खींच दोगे, उसके अंदर वाला एंगल 180 से कम हो जाएगा। बोलो करेक्ट है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, सो द टोटल एंगल will be less than 180. less than 180।
बोलो करेक्ट है। Yes. 180 डिग्री, यानी ये बोल सकता हूं मैं कि एंगल बी D2C विल बी लेस देन व्हाट 180 डिग्री। तो फिर से लिख सकते हैं, सो BC Will not pass Will from point D. not pass from point D2. from point D2। point D2 पहले बताओ ये आया समझ में, है ना। Yes, sir. देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, इसके पहले जो आपको मैंने थ्योरम्स बताया था, पहले हम रॉन्ग एज्यूम कर, पहले हम अपना एजम्पशन रॉन्ग ले रहे हैं और फिर उसी एजम्पशन को क्या बता रहे हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं होगा। पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि D1 पे पास होगा, फिर हम बता रहे हैं कि नहीं नहीं D1 से पास नहीं होगा, फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पास होगा, फिर हम बता रहे हैं नहीं D2 से पास नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन क्या बच गया, एक ही ऑप्शन बच गया कि जो लाइन BC है वो किससे पास होना चाहिए, D पॉइंट से पास होना चाहिए। उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, चेक करो यहां पर, तो देखो देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि एंगल ADB, एंगल ADB मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADC। प्लीज देखो डायग्राम में देखो जरा, ADB देखो ध्यान से, ADB और ADC ये दोनों एंगल कितने हैं, 1 इक्वल टू 90 डिग्री each. हम क्या लिखेंगे, Angle. Open. इन अ सेमी सर्कल। बोलो आया सन में, या एंगल्स ऑफ अ सेमी सर्कल या एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो भी बोलो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ध्यान से आप ये सर्कल देखोगे, जो D पॉइंट है वो इस सर्कल में लाई करता है और AB क्या है आपका, डायमीटर। तो अगर AB डायमीटर है बेटा तो एंगल ADB 90 डिग्री होगा। अगेन वैसे अगर AC भी डायमीटर है तो एंगल ADC ये भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो थ्योरम हमने इसके पहले प्रूफ किया था। तो देयरफॉर अब बताओ क्या ये लिख सकते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल ADC मस्ट बी इक्वल टू 90 प्लस 90 विच मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो BC मस्ट passes From point D. from point D. Got it? DB lies on the point line BC ना। BC है ना बेटा, BC must lie from the point D. आया सबको समझ में, ठीक। Now this type of question is not expected in examination, लेकिन अगर आता है तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा। आपको अगर ये प्रूफ करना है कि BC लाइन D पॉइंट पे ही पास करती है तो आपको दो केसेस लेना है, या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे, दोनों को फॉल्स बता दो तो BC जो लाइन है वो 100% D पॉइंट से ही पास करेगी। आया कि नहीं आया समझ में?